जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का फिर से वही साइंस के अनवरत सीरीज में जो जनरल कंपटीशन से लेकर के खास करके अभी जो आने वाला रेलवे का एग्जाम है सर, हम लोग उसके लिए चला रहे हैं। टॉपिक है हमारा कार्बन और इसके कंपाउंड। अंत तक बने रहिएगा। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं कार्बन और इसके यौगिक, तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपको लास्ट तक हम पक्का समझा करके जाएंगे। बस आपका अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है सर। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, कार्बन का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिए थे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था उसमें कार्बन के अपर रूप, 3 अपर रूप को हमने देखा था, ग्रेफाइट, डायमंड और जो है आपको फुलेरिन को देख लिए थे। फिर कौन कितना बॉन्ड बनाता है, द्विआवंत, त्रिआवंत, एकल आवंत सबको देख लिए थे। बेसिक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एल्किल को देख लिए थे। अल्किन में क्या क्या देखे थे तो वो आपके सामने थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। इसका नाम जो है एथीन, एथीन का फॉर्मूला C2H4 हो जाएगा। संरचना सूत्र यहाँ देख लीजिए। प्रोपीन का C3H6 हो जाएगा, क्योंकि प्रोप मतलब कार्बन, 3 रूट वर्ड कल बताए हुए थे सर। और हाइड्रोजन, चूंकि अल्कीन का फॉर्मूला जो होता है वह CnH2n होता है। जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो प्रोपीन का फॉर्मूला C3H8 हो जाएगा। ब्यूटीन का C4H8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ C3H6 होगा, यहाँ C4H8। पेंटीन, पेंड मतलब कार्बन 5, पेंड मतलब शर्ट में, पेंड मतलब कार्बन 5 और जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, तो C5H10 हो जाएगा। हेक्सीन, हेक्स मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन जस्ट डबल, हाइड्रोजन 12। सबका संरचना सूत्र 1 नंबर। कार्बन के बाद डबल बॉन्ड देख रहे हैं। एक डबल बॉन्ड में हमने बताया था 1 पाई 1 सिग्मा होता है। 1 पाई 1 सिग्मा, 1 पाई 1 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ये सो ऑन चलेगा। तो ये कल का ही टॉपिक था, कोई आज इसमें नया नहीं किए हैं। आगे आ जाइए अल्काइन में। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला फिर से दिमाग में छप जाना चाहिए, CnH2n-2 होता है। क्या होता है सर, CnH2n-2। जितना कार्बन रहेगा सर उसका जस्ट डबल से 2 कम हाइड्रोजन अगर किसी भी कंपाउंड में दिख जाए तो समझ जाइएगा वह क्या है, अल्काइन है। क्या है वह, अल्काइन है। याद रहेगा कि भुला जाइएगा, नहीं भुलाना है। वह क्या है, अल्काइन है। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब फर्स्ट मेंबर जो होगा वह इसका एथाइन होगा। फर्स्ट मेंबर क्या होगा सर, एथाइन। यहाँ देख लीजिए, एथाइन मतलब एथ मतलब कार्बन 2, हाइड्रोजन H2, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपाइन C3H4, ये देख लीजिए। टोटल हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। पेंटाइन C5H8 फॉर्मूला से लेकर के इसको बताए थे, एसिटिलीन गैस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये कल का ही टॉपिक था जो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ नया टॉपिक की ओर आज बढ़ेंगे। उससे पहले आप एक टॉपिक देख लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कल हम लोग पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एकल आवंत। बहुत इंपॉर्टेंट बात, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए अल्केन इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। कल हम लोगों ने इसको पिछले क्लास में देखा था। असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध दोनों होता है। द्वि या त्रिआबंध होगा, द्विआबंध होगा तो अल्कीन और त्रिआबंध होगा तो सर क्या हो जाएगा, अल्काइन होगा। इसमें प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये ऑलरेडी क्या है, जैसे अल्केन का एक एग्जांपल मेथेन है। मेथेन ऑलरेडी फुलफिल है सर। ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें टूटने का कोई गुंजाइश नहीं है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी द्वि और त्रिआबंध से ज्यादा मजबूत एकल आबंध होता है। तो इसमें टूट के कुछ आकर के डायरेक्ट नहीं जुटेगा। कार्बन तो 4 आबंध बना ही रहा है, कार्बन 4 आबंध ही बनाता है। अगर इसमें किसी को आके जोड़ना है तो इसको क्या करना होगा, एक हाइड्रोजन एटम को हटाना होगा। जैसे अगर इसको Cl2 से रिएक्ट करवाइएगा तो ये एक बार में एक हाइड्रोजन को जाकर के हटा देता है और CH3
Cl बन जाता है। तो ये जो बना और प्लस का HCl बन गया, ये जो कंपाउंड बना ना, तो ये जाके क्या किया, हाइड्रोजन एटम को विस्थापित किया, प्रतिस्थापित किया। तो हमेशा याद रखिएगा संतृप्त यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा अभिक्रिया में भाग लेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेगा। और इसमें कौन सा संयोजन अभिक्रिया होगा, हमेशा असंतृप्त यानी अल्कीन और अल्काइन किसमें, संयोजन अभिक्रिया में पूछता है निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्थापन में भाग लेगा। तो जो अल्केन होगा वह प्रतिस्थापन में भाग लेगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन में, संयोजन मतलब एडिशन रिएक्शन में भाग लेगा। तो एडिशन रिएक्शन में भाग कौन लेगा सर, तो एडिशन रिएक्शन में अल्कीन या अल्काइन लेगा। जैसे हाइड्रोजनीकरण आगे हम देखने वाले हैं, अगर हम लोग किसका हाइड्रोजनीकरण करवा दे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, इसको क्या कहते हैं, वनस्पति तेल कहते हैं। इसका अगर हाइड्रोजनेशन करवाए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये CH3 CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एडिशन रिएक्शन है, इससे कुछ हटा नहीं, डबल बॉन्ड टूटा और जो डबल बॉन्ड टूटा उसी में जाके एक एक हाइड्रोजन लटक गया। ये जो है हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बनाने की प्रक्रिया यही है। ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी यानी खाने वाला जो तेल से होता है, खाने वाला घी बनाने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण और संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में अल्कीन और अल्काइन भाग लेगा, जबकि प्रतिस्थापन में अल्केन भाग लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। सर ये तो ऑलरेडी अभिक्रियाशील मतलब अस्थायित्व को प्राप्त कर चुका है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा। जो ऑलरेडी स्टेबल है उसको अगर तोड़ने जाइएगा तो उसको ज्यादा एनर्जी देना होगा, इसलिए ज्यादा अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जबकि जो असंतृप्त है, पेट भर जो खाया है, संतृप्त मतलब भर पेट भोजन जो कर चुका है, उसको कहिएगा कि आओ बाबू रोटी सब्जी खा लो, तो नहीं खा पाएगा। क्यों खाएगा भाई, उसका पेट भरा हुआ है। अगर उसको भी आप करवा सकते हैं अभिक्रिया, नहीं करवा सकते, करवा सकते। कैसे करवा सकते हैं, वो भरपेट खा करके भात दाल सब्जी आया है और आपके यहाँ जाए और उसका फेवरेट कोई भोजन, मान लीजिए कोई मांसाहारी आदमी है, और उसको कहिएगा आओ बाबू मटन चावल, पहले 2 बार कहिएगा खा लो, कहिएगा नहीं खाएंगे। कहिएगा कि मटन चावल बना है आकर के खा लो, तो हो सकता है वह खा लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया नहीं करेगा, कर सकता है, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि जो असंतृप्त है, अब कोई भूखा व्यक्ति आपके यहाँ आए, असंतृप्त मतलब सीधा समझिए भूखा व्यक्ति, अगर कोई भूखल व्यक्ति आ जाए, उसको ढेर भूख लगले है, उसको कहिएगा कि सब्जी और रोटी खा लो, तो तुरंत ही बैठ जाएगा। मतलब वह स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, असंतृप्त है। तो एल्कीन और अल्काइन में जो है क्रियाशील ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है, भूखा व्यक्ति है, ये पेट भरा हुआ व्यक्ति है। उदाहरण अल्केन, इसमें अल्कीन और अल्काइन इसका उदाहरण हो गया। ये संतृप्त और असंतृप्त में अंतर स्पष्ट हमने। चलिए हम लोग क्रियात्मक समूह को देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह मतलब होता है सर प्रक्रियात्मक समूह, भी इसको कह सकते हैं आप फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है सर, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह पढ़ने के लिए तो बहुत है, लगभग 22 प्रक्रियात्मक समूह पढ़िएगा या क्रियात्मक समूह पढ़िएगा, तभी जाकर के आपका काम होने वाला है। लेकिन आपको हम उतने पढ़ा देंगे जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है, और एग्जाम में काम चल जाए तो बस। बहुत विद्वान अभी तो बनना नहीं है, केमिस्ट बनना नहीं है, एग्जाम नजदीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए उतने देखना है। तो क्रियात्मक समूह में देखिए कौन कौन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग हेलोजेंस। कौन सर, हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब एक्स में क्या क्या आ जाएगा, फ्लोरो आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा और आइडो आ जाएगा। ये सब क्या है, हेलोजेंस है। हेलोजेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, हाँ वही अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल। अल्कोहल मतलब OH ग्रुप होता है, तो पहचान लेंगे अल्कोहल है। अल्कोहल के बाद तीसरा जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड। क्या सर, एल्डिहाइड। क्या,
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। इसको अगर तोड़ के लिखा जाए स्ट्रक्चर में तो O सिंगल बॉन्ड H। इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो ऐसे हो जाएगा, कैसे, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ लेंगे इसमें, कार्बोक्सिलिक या झिलिक दोनों पढ़ सकते हैं। अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH। क्या होगा सर, COH। इसको तोड़ के लिखिएगा स्ट्रक्चर में तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। इसके बाद एक आध और पढ़ लेंगे जो जरूरत है आपको। कीटोनों पढ़िए लेंगे। कीटोन का क्या होता है, CO दोनों ओर से सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है, याद रखिएगा। CO तोड़ के लिखिएगा C डबल बॉन्ड O, इधरों से सिंगल बॉन्ड इधरों से। इसके बाद अगर मन होगा तो एस्टर पढ़ा देंगे। एस्टर अगर पढ़ने की इच्छा हो तो एस्टर नॉट सिस्टर। उसके बाद क्या और पढ़ सकते हैं हम लोग, ईथर अमाइन। बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है लेकिन हम लोग इतने में समेटने का कोशिश करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काम चल जाए। तो चलिए पहले हेलोजेंस वाला शुरू करते हैं और इसी के साथ सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन को भी निकाल लेंगे हेलोजेंस के साथ ही एग्जाम के लिए। चलिए हेलोजेंस में पहला शुरू कर रहे हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलो लोग, हेलोजेंस का X से डिनोट करते हैं। क्या क्या आएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ये क्या है सर, फ्लोरो है। क्या है, वैसे फ्लोरो होता है, फ्लोरो है। ये क्या है, क्लोरो है। ये क्या है, ब्रोमो है। ये क्या है, आइडो है। तो ये सब वाला जो जुड़ा रहेगा ना तो समझ जाएंगे हेलोजेंस है। अल्केन के साथ कैसे जोड़ेंगे, जब अल्केन के साथ जुड़ेगा तो उसको कहते हैं हेलो अल्केन। क्या कहते हैं, हेलोजन प्लस अल्केन, हेलो अल्केन। अब देखिए कैसे इसका नाम लिखाएगा। अगर CH3Cl है तो Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 के साथ, मतलब ये क्या है, हेलो अल्केन है। इसका IUPAC नामकरण यानी IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, आप शॉर्ट में लिखेंगे इसको IN। बतवा को पकड़ लीजिएगा। इसका IUPAC अगर नाम लिखना हो तो Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो। क्या कहते हैं सर, क्लोरो। एक कार्बन है तो क्लोरोमेथेन। क्या है ये, क्लोरोमेथेन। इसी में अगर एक और लग जाए, हाइड्रोजन हट करके एक और Cl आ जाए तो 2 Cl हो गया ना, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो। की हो जाएगा सर, डाइक्लोरोमेथेन। याद रहेगा, 2 है तो डाइक्लोरो। अगर 3 हो जाता सर तब क्या होता, तो इसका नाम हो जाता ट्राइक्लोरो। 3 को ट्राई कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। याद रहेगा, इसी को सर क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। सुंघा करके बेहोश करने वाला यही है, CH3 क्लोरोफॉर्म कहते हैं। यहाँ Cl के जगह I3 रहता तो आइडोफॉर्म हो जाता। सुंघा के जो बेहोश किया जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 है। अब और थोड़ा सा बढ़िए, जरूरत नहीं है कि ऐसने सिंगले वाला पूछेगा। अगर इसका नाम पूछ दे गुरुजी तब क्या करेंगे, ये भी 1 नंबर पे क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा सर क्लोरो। 2 को एथेन कहते हैं, की हो जाएगा क्लोरो इथेन। अगर सर ऐसा होता, कैसा होता, इस बार ऐसा हो जाता तब क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा इधर से 2 नंबर, इधरों से 2 नंबर, जिधर नजदीक उधरे से, तो दोनों तरफ से 2 नंबर पे है तो 2 नंबर दे करके तब 2 फ्लोरो। 2 फ्लोरो। 3 कार्बन को क्या कहते हैं सर, प्रोपेन कहते हैं। याद रहेगा। अगर सर ऐसा हो जाता तो क्या करते,
कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता। एकदम एगो बड़का कंपाउंड दे रहे हैं आपको, CH2CH3। अब इस कंपाउंड का वैसे इतना बड़का पूछेगा नहीं, पूछ दे तो क्या करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। इधर से 1 2 3 नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट यानी संतान, इधर से 1 2 3 नंबर पे है, दोनों तरफ से 3 नंबर पे है। नंबर किधर से देंगे, जिधर से अब अल्फाबेटिकल, ई ब्रोमो है, ई क्लोरो है, तो नंबर इधर से, किधर से, इधर से, नंबर इधर से याद रहेगा। ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या हो जाएगा सर, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर हो जाएगा 4 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो। अच्छा को क्या कहेंगे, हेक्सेन, याद रहेगा, हेक्सेन। तो चलिए इतना बहुत है, इतना से आपको कंपटीशन देना है ना, आपका काम चल जाएगा। हेलोजन्स का काम खत्म कर दिए। अब आ जाते हैं 2 नंबर में, अल्कोहल शुरू कर लेते हैं। 2 नंबर में कौन होगा सर, अल्कोहल। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। OH ग्रुप देख करके तुरंत ही पूछ लेता है कि OH किसका प्रक्रियात्मक समूह है, या क्रियात्मक समूह है, या फंक्शनल ग्रुप है, किसका है सर, अल्कोहल का। याद रहेगा अल्कोहल। अगर इसका जनरल फॉर्मूला की GF नोट, कल भी बोले थे GF नोट गर्लफ्रेंड, इट मीन्स गुड फ्रेंड, नहीं, इट मीन्स जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला अल्कोहल का CnH2n+1 OH होगा। क्या होगा, CnH2n+1 OH। याद रहेगा। इसका सफिक्स, सफिक्स मतलब सर अनुलग्न, सफिक्स मतलब क्या होता है, अनुलग्न। अनु मतलब बाद में, लग्न मतलब लगने वाला, तो ऑल लगता है। इसके बाद में क्या लगेगा सर, ऑल, याद रखना है। तो फर्स्ट मेंबर अगर इसका बात कीजिएगा CH3OH, दूसरा मेंबर का बात कीजिएगा C2H5OH, तीसरा मेंबर का बात कीजिएगा तो C3H डबल से एक ज्यादा OH, चौथा मेंबर बात कीजिएगा C4H9OH। इसको अगर तोड़ के लिखना हो सर कंडेंस के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। ये क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2OH। इसका कंडेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2, 1 2 3 4 ना, CH2OH। ये कंडेंस फार्मूला कहते हैं, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। स्ट्रक्चर तोड़ दीजिएगा, अलग अलग करके लिखिएगा, तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। ये भी याद रखना है आपको। टॉपिक क्या है, अल्कोहल। इसका नाम, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, उसमें मेथेन में ऑल लग जाएगा, तो इसका फर्स्ट वाले का नाम हो जाएगा मेथेनॉल। याद रहेगा, फर्स्ट वाला क्या है, मेथेनॉल है। ये दूसरा का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेन, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। एथेन में ऑल लग जाएगा तो एथेनॉल। 3 कार्बन वाला OH वाला को क्या कहेंगे, 3 को प्रोप कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, प्रोपेनॉल। याद रहेगा, प्रोपेनॉल। 4 वाले को क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉल। क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉल। इसका कॉमन नाम भी देख लीजिए, सामान्य नाम भी जानना है। मेथेनॉल, एथेनॉल पे अभी थोड़ा सा हम लोग ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य नाम मतलब कॉमन नेम। कॉमन नेम मेथेनॉल को मेथिल अल्कोहल कह सकते हैं। क्या कहेंगे सर, मेथिल अल्कोहल। याद रहेगा, क्या कहेंगे, मेथिल अल्कोहल। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल, अल्कोहल ही लिखिए, अल्कोहल। प्रोपेनॉल को प्रोपिल अल्कोहल। बहुत सिंपल है, अल्किल ग्रुप लगा के अल्कोहल जोड़ते जाइए, तो प्रोपिल अल्कोहल। ब्यूटेनॉल को ब्यूटेल अल्कोहल। कौन अल्कोहल सर, ब्यूटी अल्कोहल, ब्यूटेल अल्कोहल। ये अल्कोहल की बात हो गई, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। और जो सामान्य अल्कोहल की जब आप बात करते हैं, वही पीने वाला अल्कोहल, तो आप किसकी बात कर रहे होते हैं, एथिल अल्कोहल की। सामान्यतः जो अल्कोहल की बात करते हैं आप,
वो कौन सा अल्कोहल होता है सर? एथिल अल्कोहल। याद रहेगा, भूलना नहीं है। इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी हम लोग कर लेते हैं। किसके बारे में? एथिल अल्कोहल के, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसका देखिए, एथिल अल्कोहल को इथेनॉल कहते हैं। सामान्यतः जिस अल्कोहल की बात कर रहे होते हैं आप, वो अल्कोहल यही अल्कोहल है। इसके बारे में कुछ विशेष बात जान लीजिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई एकेडमिक एग्जाम देने जा रहे हैं उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कैसे? तो सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। अभी हम बोले, अगर आप सामान्य भाषा में अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए एथेनॉल। एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म, एथेनॉल का फॉर्मूला C3H2H5OH अभी देखे थे, इसको तोड़ के हमने अभी लिखा था। यहाँ देखिए, एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में होगा एथेनॉल? सामान्यतः द्रव अवस्था में। यह एक अच्छा विलायक है, तब ना इसमें जो है बर्फो घुल जाता है, और कुछ मिला दीजिए वो घुल जाएगा, सोडा विद वाइन, तो सोडा भी घुल जाता है। मतलब यह एक अच्छा विलायक है। एथेनॉल पानी से सभी अनुपातों में घुल सकता है। अब जिसको सोडा नहीं हो पाएगा वो दारू पिएगा तो क्या करेगा? एथेनॉल में क्या मिला देता है? थोड़ा पानी मिला देता है। इसका मतलब पानी इसमें क्या है? घुलनशील है, तभी तो इसमें पानी मिला देते हैं। देखिए, एथेनॉल को नियम के हिसाब से नहीं घुलना चाहिए, क्योंकि कहता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सामान सामान को घोलता है। तो वाटर जो है वह पोलर इन नेचर होता है, ध्रुवीय होता है। जल जो होता है ना H2O, वह ध्रुवीय होता है। H+ और OH-, जो प्लस माइनस में टूटने की प्रवृत्ति रखता है उसको ध्रुवीय कहते हैं। लेकिन एथेनॉल क्यों इसमें घुल जाता है? जबकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। किसके कारण सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसकी दहनशीलता काफी उच्च होती है, खूब बढ़िया जलता है, इसीलिए अब धीरे धीरे पेट्रोल में इसको मिलाया जा रहा है। पीने के लिए तो यूज होता ही है, अब पेट्रोल में कहा इसको मिलाना शुरू कीजिए। बहुत सारे इंडस्ट्री में एथेनॉल फ्री में दिया जाता है, ठीक है। स्प्रिट में भी ज्वलनशीलता होती है और इसमें भी ज्वलनशीलता होती है। तो इसमें क्या किया जाता है? अब ईंधन में चूंकि पेट्रोलियम कम हो रहा है तो एथेनॉल ही मिलाया जाएगा, इसीलिए जगह जगह एथेनॉल का ढेर सारा फैक्ट्री लग रहा है। हाँ, सरकार इसमें खूब ध्यान दे रहा है, बिहार में भी खूब लग गया है। तो ये एथेनॉल का क्या हो गया? भौतिक गुणधर्म हो गया। इसके बाद जान लीजिए एथेनॉल के कुछ उपयोग। चलिए एथेनॉल का उपयोग देख लीजिए। यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थ, जितना भी आपका पेय पदार्थ है अल्कोहली यानी मादक पेय पदार्थ जो है, उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट एथेनॉल ही होगा। जरूरी नहीं है केवल एथेनॉल से नहीं बन सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा किसी भी मादक पेय पदार्थ का, वह क्या होगा? अल्कोहल होगा। अभी हम बताए थे उद्योगों में सरकार इसको फ्री में देती है, तो उद्योगों में यह अच्छा विलायक का काम करता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप में भी होता है। बहुत आदमी नशा का इतना एडिक्टेड होता है सर कि जानते हैं वो कफ सिरप को भी दारू के रूप में यूज कर लेता है। टॉनिक जितना भी होगा आपका, कोई कहता है कि हम अल्कोहल कभी कंजप्ट नहीं किए हैं तो झूठ बोलता है, समझ जाइए। क्योंकि कफ सिरप सब कोई पीता है तो लिया ही होगा। टॉनिक जितना भी होगा थोड़ा सा, हाँ ये वाला, तो सब में क्या होगा? अल्कोहल होगा ही होगा। औद्योगिक मिथाइलेटेड स्प्रिट, अभी हम बताए थे स्प्रिट भी मिलता है, तो स्प्रिट में भी अल्कोहल मिला होता है। इसके जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में। अगर सर जलाइएगा ना C2H5OH को, अगर इसको जलाने का मतलब हुआ दहन करवाना, मतलब ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना। अगर एथेनॉल को जलाइएगा तो इससे क्या क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, उष्मा मिलता है और प्रकाश मिलता है। क्या क्या मिलता है? हो सकता है पूछ दे एथेनॉल को जलाने पर क्या सब प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसीलिए आजकल इसका उपयोग ईंधन के रूप में होने लगा है। जितना विकसित देश है
अमेरिका जैसा देश इसका ज्यादा उपयोग करता है ईंधन के रूप में। हम लोग पेट्रोलियम में अब इसको धीरे धीरे मिक्स करना इसलिए शुरू किए हैं, आपको पता है पेट्रोलियम सबका सीमित भंडार है। अब अगर इसके और मूव नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात ये, हाँ हम बता रहे थे, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि एथानॉल बनाएंगे कैसे। जो व्यावसायिक स्तर पे एथानॉल है, व्यावसायिक स्तर पे सर जो कॉमर्शियली एथानॉल यानी कि C2H5OH बनाने की बात होगी तो वह किस प्रक्रिया से होता है सर, किण्वन प्रक्रिया से। याद रहेगा, किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। किस प्रक्रिया से बनता है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया से बनता है। अति इंपॉर्टेंट प्रक्रिया का नाम भी पूछेगा। अब फर्मेंटेशन होता कैसे है, किसका फर्मेंटेशन करवाइएगा, तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन। किसका फर्मेंटेशन, ग्लूकोज का। पहले देखिए सुक्रोज को तोड़ा जाता है, पहले किसको, सुक्रोज को तोड़ा जाता है। सुक्रोज टूट करके आपको क्या क्या देता है, ग्लूकोज देता है, प्लस में फ्रुक्टोज देता है, प्लस में फ्रुक्टोज देता है। दोनों का फॉर्मूला C6H12O6, इसका भी C6H12O6 होता है, ये देता है। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ये जब इसको तोड़िएगा ये प्रक्रिया ईस्ट में होता है, ये किस में होता है, और ये जब ईस्ट में होगा तो अब ग्लूकोज मिला C6H12O6 का जब फर्मेंटेशन किण्वन करवाइएगा किसके उपस्थिति में, ज़ाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो आपको ये दे देगा C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, जिसको सामान्यतः आप अल्कोहल कहते हैं। और इससे अन्य H2O भी मुक्त होगा, लेकिन आपका इथाइल अल्कोहल किसके द्वारा, ज़ाइमेज की उपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो ये भी पूछने वाली बात है, एथानॉल का प्रक्रिया बनाने का प्रक्रिया ये भी पूछ लीजिए, जान लीजिए। ईस्ट और किण्वन जो दोनों ईस्ट में होगा, किसकी उपस्थिति में होगा, ज़ाइमेज के उपस्थिति में ये वाला फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। ये भी आपको पूछा जाने वाला टॉप मोस्ट बातें हैं। तो एथानॉल का काम सब कुछ हो गया, भौतिक गुणधर्म हो गया, जल करके क्या देगा वो हो गया। फिर जो है एथानॉल का अगर एक बात और जान लीजिए, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से, एथेनॉल के सर ऑक्सीकरण कराने से आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। याद रहेगा कि किसके उपस्थिति में, किसी एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 की उपस्थिति में, या नहीं तो K2Cr2O7, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इस सब की उपस्थिति में जब आप क्या करवाइएगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाइएगा ना सर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। ये भी एग्जाम में छपने वाला सवाल है। किस प्रक्रिया से बनाइएगा, फर्मेंटेशन से। किससे, इन्वर्टेज पहले सुक्रोज को चेंज करेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, फिर ज़ाइमेज जो है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली वह प्रक्रिया है। ये भी छपने वाला बात है, एग्जाम में पूछेगा आपको। अल्कोहल खत्म हो गया, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं कि इसमें एल्डिहाइड में बहुत बेसिक बात पूछेगा, एल्डिहाइड में नहीं पूछेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन बनता है। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी खत्म कर लेते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, इसको अगर तोड़ के लिखना हो तो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यही एल्डिहाइड यूनिट है, याद रखिएगा। इसका जो सर होता है CnH2n और O, किसी भी एल्डिहाइड का CnH2n और O होता है जनरल फॉर्मूला। इसका सफिक्स यानी अनुलग्न क्या होता है, तो इसका जो अनुलग्न होता है वह अल होता है। अनुलग्न क्या होता है, अल होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट मेंबर ये कार्बोनाइल ग्रुप में आता है। जब कभी भी अगर ये यूनिट आपको दिख जाए ना तो वो कार्बोनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है,
कार्बोनिल ग्रुप है। ये याद रखिएगा, पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह है। तो जहां भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर C और O दोनों है उपस्थित, CO फंक्शनल ग्रुप में अगर है तो वह अल्कोहल नहीं था, कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसका अनुलग्न यानी सफिक्स क्या होता है, अल। इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा सर वह HCHO होगा, दूसरा मेंबर जो होगा वह CH3CHO होगा, वह CH3CHO होगा, तीसरा मेंबर जो होगा वह CH3CH2CHO होगा। अब देखिए इसका जो IUPAC नेम होगा, एक कार्बन है तो मेथेन, तो ये हो जाएगा मेथेनल। ये क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वह हो जाएगा एथेनल। इसका क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। और ये जो है 3 कार्बन वाला है, CHO ग्रुप है, तो प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। सो ऑन, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल, सब चलते रहेगा। जो कॉमन नेम जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह हम आपको बताते जाते हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते जा रहे हैं। तो इसका जो मेथेनल का जो कॉमन नेम होता है वह फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है सर, फॉर्मेल्डिहाइड, याद रहेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। एथेनल का जो कॉमन नेम होता है वह एसीटेल्डिहाइड होता है, एसीटेल्डिहाइड। ये दोनों कॉमन नेम से भी अधिकतर जाना जाता है, इसलिए इसका कॉमन नेम याद रखिएगा। एक दो बातें और याद रखिए, बस यहाँ हम बोल दे रहे हैं, इसको दिमाग में छाप लीजिए कि कोई भी जो है अल्डिहाइड वह भी ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनाता है। यह भी छपने वाला सवाल है। आगे आ जाइए कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप COOH। अगर इसको सर तोड़ के लिखना हो, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये यूनिट जब भी दिख जाए कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल ग्रुप में आएगा, क्या कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप में आएगा, क्या कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, इसलिए यह भी कार्बोनिल ग्रुप है। इसका भी सामान्य फॉर्मूला वैसे ही चलेगा, CnH2n+1COH। इसका अगर सफिक्स यानी अनुलग्न पूछ दिया जाए सर, अनुलग्न जो होता है वह ओइक अम्ल होता है। क्या होता है सर, इसका अनुलग्न ओइक अम्ल होता है। कैसे, तो चलिए एक दो मेंबर लेना शुरू कीजिए। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है HCOOH, इसका अगर नाम पूछे फर्स्ट मेंबर का, चूंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, IUPAC नेम मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH होता है, मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला HCOH होता है। इसका कॉमन नेम अगर पूछ दे सर तो इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा जाना जाता है सामान्य नामों से। चूंकि यह पहली बार जो है लाल चीटी में ये भी पूछता है, एक मिनट, यह भी पूछने वाला बात है कि लाल चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। पहली बार फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिला था, लाल चीटी के डंक से मिला था। और लाल चीटी को लैटिन में फॉर्म वर्ड से सूचित करते हैं, यानी उसका नाम फॉर्म होता है, इसीलिए इस अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल रखा गया है। याद रखिएगा, जितना भी विषैला चीज होता है जो काट ले तो लहरता है, जो भी काटने से लहरे न सर, अगर लहरा दे तो समझ जाइएगा उसमें कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, मतलब फॉर्मिक अम्ल है। काट के अगर लहरा दिया तो फॉर्मिक अम्ल, याद रहेगा। तो जो भी काट के लहरा देगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा उसमें। जैसे आपको ये भी पूछता है कोबरा के विष में, यानी ये कोई भी बड़े विषैले जहरीले सांप के विष में कौन सा अम्ल होगा, यही अम्ल होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा मेंबर है इसका वह है CH3COH। ये दोनों सदस्य इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, धज्जी उड़ा के पूछने वाला है। इसका जो IUPAC नेम होगा सर वो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल।
एथेनोइक अम्ल। इसका जो सामान्य नाम होता है वह एसिटिक अम्ल होता है। सामान्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सामान्य नाम से अधिकतर जाना जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ? विनेगर सॉल्यूशन का नाम सुने होंगे, विनेगर सॉल्यूशन। ये विनेगर सॉल्यूशन की जब भी बात होगी तो उसमें एसिटिक अम्ल मिलता है। ये बात खूब धज्जी उड़ा के पूछता है कि विनेगर सॉल्यूशन में यानी विनेगर अम्ल में कौन सा ये विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा विनेगर का काम क्या है? विनेगर सॉल्यूशन मिलता है मार्केट में, देखे होंगे, वो मिलाया जाता है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है, अचार सब में आप मिला सकते हैं विनेगर सॉल्यूशन। जितना फास्ट फूड बन रहा है ना उस सब में विनेगर सॉल्यूशन यूज हो रहा है आजकल, तो थोड़ा सा इसको ठीक से यूज करना है। तो इसका 2 अम्ल ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा सदस्य का बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 COOH। इसका नाम जो हो जाएगा वह प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इसको अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का में जो आपका एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, इसके बारे में थोड़ा सा अलग से बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये एग्जाम में छपने वाला सवाल है। और अगर एग्जाम में छप जाए तो फिर छोड़ के नहीं आना है, धज्जी उड़ा करके आना है। क्या करके आना है? धज्जी उड़ा करके आना है। एथेनोइक अम्ल का सर देखिए गुणधर्म, इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगा, ऑब्वियसली बात है। एथेनोइक अम्ल की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? एथेनोइक अम्ल मतलब CH3COH, ऑब्वियस सी बात है इसकी प्रवृत्ति। अब देखिए इसको कहीं ऐसे भी तो लिख सकता है C2H4O2, तो ये भी समझ जाइएगा। अगर CnH2n और O2 को फॉलो कर रहा है मतलब ये क्या है? एथेनोइक अम्ल है। चलिए ये भी बात याद रखना है। एथेनोइक अम्ल अम्लीय होता है। एथेनोइक अम्ल एक गंधहीन पदार्थ है। जैसे विनेगर सॉल्यूशन भी लीजिएगा तो उसमें कोई गंध नहीं होता है। इसका गलनांक खूब धज्जी उड़ा के पूछने वाली बात है। एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के 290 के मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? लगभग 17 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखना है। एथेनोइक अम्ल का उपयोग भी देख लीजिए, जैसे हम लोग एथेनॉल में देखे थे, इसका उपयोग देख लीजिए। अभी बताए थे प्रिजर्वेटिव में यानी अचारों के परीक्षण के लिए इसका उपयोग सिरका के रूप में। हाँ, विनेगर को हिंदी में सिरका कहते हैं। ये हम शायद हिंदी नहीं इंग्लिश से बोल दिए थे। विनेगर को हिंदी में सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल। सिरका को इंग्लिश में विनेगर। विनेगर ज्यादा प्रचलित नाम है, हिंदी में सिरका। सिरका में एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल एक अम्लीय अम्ल, गंधहीन होता है, 290 के गलनांक होता है। उपयोग में आ जाइए, अचारों के परीक्षण में सिरका में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग लेबोरेटरी अभिकर्मक के रूप में होता है, मतलब प्रयोगशाला में रिएजेंट के रूप में होता है। सफेद शीशे के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। खूब धज्जी उड़ा करके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सफेद शीशा के निर्माण में होता है? ऑप्शन दे देगा ढेर सारा, तो याद रखिएगा एथेनोइक अम्ल का। 4 नंबर में है रेयोन रेशा, एक सिंथेटिक रेशा है। रेयोन एक सिंथेटिक रेशा है। इसके निर्माण में किसका उपयोग होता है? किस अम्ल का? एथेनोइक अम्ल का। धज्जी उड़ा करके पूछा जाने वाला सवाल। अगर आपसे कभी पूछ दे सर बेकेलाइट में, बेकेलाइट किससे बनता है? तो बेकेलाइट बनता है किससे? एल्डिहाइड से। कौन से एल्डिहाइड से? फॉर्मेल्डिहाइड से। बेकेलाइट बनता है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस में फिनॉल से। याद रहेगा, बेकेलाइट फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से। स्विच वगैरह जो है बेकेलाइट का बना होता है, एक पॉलीमर है। ये सब बात जहां जो साइंस का एस्पेक्ट्स आ रहा है सब डिस्कस कर लेना चाहिए, साइंस का यही खासियत है। एसिटिक अम्ल रबड़ के निर्माण में एक स्कंदन जमाने वाले के रूप में काम करता है।
रबड़ जो बनाइएगा सिंथेटिक रबड़, तो उसमें जमेगा तभी तो वो रबड़ बनेगा। बाहर बाहर रहेगा तो क्या है, गोंद के तरह है, लेकिन रबड़ बनाना है उसको तो उसको जमाना होगा। तो जमाने वाला स्कंदन के रूप में कौन काम करेगा, एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग एक विलायक के भी रूप में होता है, मतलब यह भी एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो एसिटिक अम्ल का भी काम हो गया खत्म, एथेनोइक अम्ल का भी हो गया काम खत्म, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल खत्म हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी खत्म हो गया। थोड़ा सा कीटोन को भी डिस्कस करिए लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे, वही क्यों कहेगा कि हमको नहीं पढ़े। कीटोन क्या होता है, CO, ये इसको अगर सर तोड़ के लिखना हो तो C, ये कीटोन है। इधर भी अल्काइल रहेगा, इधर भी अल्काइल रहेगा, या तो दोनों सेम भी हो सकता है या दोनों अलग भी होता है। इसीलिए इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वह CH3COCH3 होता है। फर्स्ट मेंबर इसका क्या होता है, CH3COCH3। इसका अगर IUPAC नेम का बात कीजिएगा तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। 3 कार्बन को क्या कहते हैं सर, प्रोपेन। तो ये प्रोपेनॉन हो जाएगा। और इसका कॉमन नाम से यह ज्यादा जाना जाता है, इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन होता है। समझ गए, यह भी एक अच्छा विलायक है, एसीटोन भी एक अच्छा विलायक है। और इसका उपयोग पहला तो पूछेगा कीटोन का फर्स्ट मेंबर, तो याद रखिएगा प्रोपेनॉन, और प्रोपेनॉन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, एसीटोन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एसीटोन भी एक अच्छा विलायक है। आप नेल पेंट सब कुछ छुड़ाने में देखे होंगे, एक लिक्विड यूज होता है, वह एसीटोन है। कीटोन का अगर सेकेंड मेंबर का बात कीजिएगा, अगर इसका और नाम कहिएगा तो ये क्या, ये सॉरी छोड़िए, कॉमन नेम तो बता ही दिए। थर्ड मेंबर का बात कीजिएगा, अगर अगला तो कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 को क्या कहेंगे, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉन। क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉन। और चूंकि इधर से नजदीक है तो 2 ब्यूटेनॉन। और हालांकि ब्यूटेनॉन में 2 ब्यूटेनॉन ही हो सकता है, 3 ब्यूटेनॉन नहीं हो सकता है। खैर इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है भी नहीं, बस थोड़ा सा कीटोन चल रहा था तो हम बता दिए। इसके अलावा कुछ बता देते हैं। NH2 को एमीन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। NH2 ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एमीन या अमीन कह सकते हैं या अमाइन कह सकते हैं, याद रखिएगा। NH2 अगर O के साथ ऐसे दे दे, ये पूछ दे तो ये आपका ईथर है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा COOR दे दे तो ये एस्टर है, इसको क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, याद रहेगा, एस्टर नॉट सिस्टर। ये एस्टर का क्या काम है, एस्टर कैसे बनेगा, एस्टर का निर्माण होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस अल्कोहल। अल्कोहल मतलब कोई भी अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ये सब बात छपने वाला सवाल है। जैसे CH3COOH ले लीजिए, इसको आप करवा दीजिए C2H5OH से अभिक्रिया करवा दीजिए, यानी कि ये एथानॉल है। तो यहाँ से देखिए ये क्या करेगा, इसका OH इसका H निकल करके वाटर यहाँ से डिहाइड्रेट हो जाएगा, निकल जाएगा। ये जो कंपाउंड बनेगा CH3COOC2H5, इसका नाम हो जाएगा एथिल एथानोएट। एथिल एथानोएट हो जाएगा या एथिल एसीटेट हो जाएगा, या एक एस्टर है, या एक क्या है, एस्टर है, यह एक एस्टर है। एस्टर का उपयोग बहुत सारे परफ्यूम बनाने में होता है। इसका गंध फल, पका हुआ फल की तरह मीठा होता है। जैसे एक परफ्यूम आता है पर्क एवेन्यू, देखे होंगे, उसमें बहुत हार्ड रहता है, मतलब एस्टर का मात्रा ज्यादा रहता है। उसको देख आप सूंघेंगे ना तो उसमें मीठा फल की तरह गंध आएगा। अगर किसी में भी मीठा फल की तरह गंध आ जाए तो समझ जाइएगा उसके अंदर एस्टर है। पूछता है एस्टर का गंध कैसा होता है, तो मीठे फल के तरह होता है। जो क्रियात्मक समूह आपको पढ़ना था जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद थोड़ा सा जो है केमिकल रिएक्शन बहुत नहीं पढ़ेंगे, कुछ तो उधर दिखाई दिए। एथानॉल को जलाने पे क्या होता है,
अब थोड़ा सा इन शॉर्ट, चूंकि वीडियो वही है तो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। एक होता है प्रोपेन को जलाने, एडिशनल बातें तो क्वेश्चन के साथ करते रहेंगे। कोई भी अल्केन को जलाइएगा ना, अगर अल्केन का दहन करवाइएगा, दहन मतलब होता है सर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाइएगा, तो एल्केन जो बनाएगा वह वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा और प्रकाश देता है, इसीलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। एल्केन का भी आप जो गैस यूज करते हैं वह एल्केन ही तो है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, उसमें आइसोब्यूटेन सबसे अधिक होता है, बाकी बहुत सारा गैसों का वो मिश्रण है। तो ये हो गया, ये क्या क्या देगा, H2O देगा, CO2 देगा, उष्मा देगा, प्रकाश देगा। अगर आपका अल्केन जो जलता है वह नीला किसके लो के साथ जलता है, यह भी बात पूछता है। कैसा लो देगा, नीला लो के साथ जलेगा। कैसा लो के साथ जलेगा, नीला, जैसे गैस कभी जला के देखिएगा नीला लो देता है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। संतृप्त वाला हमेशा नीला लो देगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाइएगा तो उसमें से येलोइश लो निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, छपने वाली बात हो गई, ये भी बात आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब साबुन और अपमार्जक से जो बात पूछेगा उसको भी डिस्कस करके कहानी खत्म कर लेते हैं। चलिए साबुन वाला बात देख लीजिए, क्योंकि वन शॉट वीडियो ले रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। साबुन में देखिए, साबुन अणु लंबी श्रृंखला वाली क्या होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। सबसे पहला बात तो यही पूछेगा कि साबुन किसका किसका क्या होता है, तो साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल, उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे C15, C17, इस सब वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। C17 होगा तो H35 COH, इसका नाम होता है स्टीयरिक अम्ल। तो जो भी उच्च श्रृंखला वाला कार्बन होता है ना, याद रखिएगा C14 से लेकर के C18 वाला सबसे अच्छा। तो इतना वाला जो कार्बन परमाणु वाला जो कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वह फैटी एसिड कहलाता है। ये भी याद रखना है, फैटी एसिड का मतलब हो गया क्या, वसा अम्ल है, ये वसायुक्त अम्ल है। C14 से लेके C18 तक कार्बन परमाणु वाले अम्ल हमेशा फैटी एसिड होते हैं, वसा अम्ल होता है। और इसी को किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो इसका लवण तैयार होगा वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, साबुन हो जाता है। जैसे देखिए साबुन का ये एक हम आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रहे हैं, ये साबुन, ये बात बाद में बताएंगे कि क्या क्या है। ये साबुन अणु है, पहले ये आप देख लीजिए, ये कौन सा अणु है, साबुन अणु है। ये ऊंची श्रृंखला वाली क्या है, फैटी एसिड वाला पार्ट, और यहाँ सोडियम, यानी ये सोडियम का क्या है, लवण है, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। उसके बाद जान लीजिए यह कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है। सोडियम लवण होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कंपटीशन पूछता है क्या कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न कर सकता है, सर नहीं करेगा। नदी में जाके नहाइएगा, गंदा पानी में साबुन कितना लगाइएगा, झाग उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो यह कठोर पानी में, कठोर पानी मतलब गंदी जल, उसमें यह लवण युक्त जल में झाग उत्पन्न नहीं करेगा। झाग मतलब गौज। इसकी सफाई प्रक्रिया में मिशेल का निर्माण होता है, देखे होंगे लास्ट में कपड़ा या शरीर को धोने के बाद उसमें जो दिखता है। यह जल की कठोरता को बढ़ाता है। साबुन से नहाइएगा, जल और कठोर हो जाएगा क्योंकि आपके गंदगी को वो निकालता है। साबुन की ये बात हो गई। साबुन का दो सिरा होता है, एक को कहते हैं जल रागी जो जल में घुलता है, एक को कहते हैं जल विरागी यानी जल में जो नहीं घुलता है। सोडियम आयन युक्त वाला जो होगा वह जल रागी होगा, पूछेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला इधर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, जल विरागी होगा, जल में नहीं घुलेगा। यही प्रक्रिया होता है। अब आ जाइए अपमार्जक की बात कर लेते हैं। अपमार्जक क्या है, तो लंबी श्रृंखला वाली, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेकिन अमोनियम या सल्फोनेट लवण है।
वो सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम या सल्फोनेट लवण होता है। ये टॉप मोस्ट बातें एग्जाम में धज्जी उड़ा करके पूछने वाली बात है। या कठोर जल में भी झाग उत्पन्न कर सकता है। अपमार्जक और साबुन में दोनों में कठोर जल के साथ कौन अच्छा झाग उत्पन्न करेगा? तो अपमार्जक। अपमार्जक मतलब सरफ, डिटर्जेंट। इसकी सफाई प्रक्रिया में मिशेल नहीं बनता है, समझ गए। यह जल की कठोरता को कम करेगा, साबुन बढ़ाएगा, यह कम करेगा। इसके बाद एक और बात पूछता है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका यौगिक यूज होता है? सोडियम का। सोडियम का कौन सा यौगिक? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं हम लोग जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ये बात खूब एग्जाम में धज्जी उड़ा करके पूछा हुआ है। तो जितनी बेसिक बातें थी जो कम समय में करवाया जा सकता था, किससे सर? कार्बन और उसके यौगिक से। उस सबको हमने निचोड़ करके आपके सामने रख दिया। बाकी ये चैप्टर इतना शॉर्ट है नहीं जितना हमने परोसा है। ये शॉर्ट इसलिए परोसा है, एग्जाम में है समय कम। तो इसका वीडियो लेकर के एक आएंगे और इसमें जिसमें हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। इतना थ्योरी के बाद जो क्वेश्चन देखिएगा ना, पक्का आपसे बनने वाला है सर। बस बने तो रहिए आप, और एक एक क्वेश्चन का धज्जी उड़ा देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आप अंत तक बने रहिएगा। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।